हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू प्रॉपर आईएसपीसीएस चैनल एंड आज डेट है 4 सितंबर 2023 एंड करंट इशू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, बट पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा नॉइज़ का प्रॉब्लम रहेगा बैकग्राउंड में, तो आप प्लीज़ उसके साथ बियर कर लीजिएगा क्योंकि मैं अभी घर में हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉइज़ का इशू रहेगा। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमारी वीडियोज़ तो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमको मोटिवेट करना चाहते हैं, हमारी जो मेहनत है उसको थोड़ा सा आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारी जो वीडियोज़ होती हैं उनको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। दूसरा हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए एक कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। तो उस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ में लाइक शेयर, और अगर आपकी जो क्वेरीज रहती है उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो हमारे पास आर्टिकल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है अबाउट काकरपारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये हमारा लार्जेस्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि अब स्टार्ट होने लग गया है। इसकी जो वर्किंग है ये स्टार्ट हो गई है गुजरात में, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये हमारा गुजरात में है, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 700 मीटर वाटर इक्विवेलेंट है। MWE का मतलब होता है मीटर वाटर इक्विवेलेंट। तो इतनी बात तो हमने समझ ली। 2020 में इसकी जो फर्स्ट क्रिटिकलिटी थी इसको अचीव कर दिया था। क्रिटिकलिटी का मतलब ये है कि इसने अपनी जो फ्यूजन जो प्रोसेस थी उसको मतलब स्टार्ट कर दिया था 2020 में ही, ठीक है। तो फ्यूजन प्रोसेस क्या होती है अभी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर यूज किया गया है, ठीक है। और जो नेचुरल यूरेनियम है इसमें एज ए फ्यूल होता है और हैवी वाटर एज ए मॉडरेट होता है। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर क्या है, नेचुरल यूरेनियम फ्यूल की तरह यूज क्यों किया गया है, और एंड हैवी वाटर एज ए मॉडरेट की तरह यूज क्यों किया है। तो अभी मैं जब आपको सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ाऊँगा ना तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। पर सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, अभी जो वर्किंग है या जो अंडर वर्किंग है। तो सबसे पहले मैं आपको मैप के थ्रू आपको बता देता हूँ। देखिए ये है पर्टिकुलर मैप, यहाँ पे आप देखोगे, और यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले अगर नॉर्थ टू साउथ की तरफ ले जाऊँ आपको, तो यहाँ पे नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन देखोगे जो कि हमें आप देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में भी आपको यहाँ पे एटॉमिक पावर स्टेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में हमें देखने को मिलेगा काकरपारा एटॉमिक पावर स्टेशन। इसके अलावा तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कैगा जनरेशन स्टेशन, मतलब ये न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है हमारी, तो कैगा आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में। वहीं पे मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट और जो आए दिन न्यूज़ में रहता है डेट इज़ कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से कुछ हमारी पावर फैसिलिटीज़ हैं, न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज़ हैं जो और अक्रॉस द इंडियाज़ है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने बात करी थी, देखिए ये चीज़ तो हम बता चुके हैं कि वर्किंग होने लग गया है। फर्स्ट क्रिटिकलिटी कब मैंने बोला था कि इसने अचीव करा 2020 में। तो जब फ्यूजन इवेंट स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद ये सफिशिएंट नंबर होते हैं न्यूट्रॉन्स के, उनको रिलीज़ करता है, और जो उसके बाद सेल्फ सस्टेनिंग जो चीज़ें होती है, रिएक्शन होती है, वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे जो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो फ्यूजन में क्या होता है मैं आपको ये बताऊँ। देखो फ्यूजन मतलब होता है कि एक चीज़ का दो भागों में टूटना, ठीक है। सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ फ्यूजन, देखो फ्यूजन में क्या होता है, दो चीज़ें आपस में मिलके, दो एटम आपस में मिलके एक बड़ा सा एटम बनाएंगे और फिर उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर एटम होता है वो दो एटम्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो मतलब फ्यूजन एंड फ्यूजन दोनों में ही क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर मैं फ्यूजन की बात करूँ तो जो ये फ्यूजन वाली प्रोसेस होती है ये आपको सन के कोर में देखने को मिलेगी। वही जो फ्यूजन है, ये देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ, जो फ्यूजन प्रोसेस होती है ये नेचुरल प्रोसेस है, जबकि फ्यूजन प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये हम आर्टिफिशियली करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए एक जो न्यूट्रॉन होता है ना, इस न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं, इस पर्टिकुलर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो एटम है इसमें बम्बार्ड कराते हैं, ठीक है। ये यूरेनियम 235 हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये यूरेनियम 235 है, ठीक है।
अब पर्टिकुलरली क्या होगा कि ये जो न्यूट्रॉन होगा, इस न्यूट्रॉन को हल्के मतलब बिल्कुल स्लोली क्या करेंगे, बॉम्बार्ड कराएंगे इस पर्टिकुलर एटम में, ठीक है। अब स्लोली कराने का भी रीज़न है, स्लोली कराने का रीज़न है ताकि ये बॉम्बार्ड अच्छे तरीके से हो, ताकि ये अगर तेज़ से कराएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो बॉम्बार्डिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो स्लोली जब न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड कराते हैं न्यूक्लियस में इस पर्टिकुलर एटम के, तो आप देखोगे इस तरीके से ये टूटने लग जाएगा, ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग होने लग जाएगा। और जब ये स्प्लिट होगा तो इस तरीके से दो भागों में पूरी तरीके से स्प्लिट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। इसके बाद जब ये स्प्लिट हो जाएगा दो भागों में, तो ये बहुत सारी एनर्जी निकालेगी। यहाँ पे देखेंगे आप रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है। साथ साथ में एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ में और ज़्यादा न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। ये देखिए 3 न्यूट्रॉन इस तरीके से निकल रहे हैं, तो 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर ये जो न्यूट्रॉन होंगे दोबारा से इस एटम पे, जो ये एटम है इस पे बॉम्बार्ड होंगे, ये एटम इस पे बॉम्बार्ड होगा, ये एटम इस पे बॉम्बार्ड होगा, तो फिर से यहाँ पे फिजन रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये लगातार चलता रहेगा, ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और इसी को ही चेन रिएक्शन कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं हम, चेन रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये तो पर्टिकुलरली हमारी न्यूज़ थी कि यहाँ पे जो काकरपारा जो पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट था हमारा, ये क्या हो गया है, ये अब वर्किंग हो गया है गुजरात में, ये फैसिलिटी है हमारी, इतना तो हमें जानना था, ठीक है। और ये लार्जेस्ट इंडिजीनियस हमारा ये न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है, इतना तो हमने जान लिया, ठीक है। पर्टिकुलरली अब हम फिजन के बारे में भी जान चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि किस तरीके से हमारे अक्रॉस द इंडिया अलग अलग न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी हैं। अभी मुझे और बताना है कि इंडिया के अंदर थ्री न्यूक्लियर स्टेज हैं, तो उन 3 न्यूक्लियर स्टेज के बारे में मेरे को आपको बताना है, ताकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर वाली जो चीज़ें हैं ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, इंडिया के जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि आपको फिर से दोबारा से कहीं जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, और अगर बाद में आप पढ़ो तो चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पर्टिकुलर है न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या चीज़ें होती है मैं ये दिखाने जा रहा हूँ आपको। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होती है, ये देखिए ये जो पर्टिकुलर चीज़ है यहाँ पे देखेंगे, ये रिएक्टर फ्यूल कोर है। ये क्या है, रिएक्टर फ्यूल कोर है, जहाँ पे ये देखिए एरो बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये क्या है, रिएक्टर फ्यूल कोर है। ये क्या है, मॉडरेटर है। ये यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से, ये मॉडरेटर है, यहाँ पे देखेंगे आप। फिर उसके यहाँ पे ये देखेंगे कूलेंट देखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद ये हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे लगे हुए हैं ये स्टीम है, ठीक है, ये स्टीम है और ये वाटर अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देखिए मॉडरेटर का काम क्या है, तो जो न्यूट्रॉन होते हैं जो स्पीड से जा रहे हैं उनकी जो स्पीड है उसको कम करना होता है, ठीक है। इसके अलावा कूलेंट का काम होता है कूल करना चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख दिया होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोलिंग रॉड है, ये रिएक्टर फ्यूल है कोर, ठीक है, रिएक्टर फ्यूल कोर है, ये मॉडरेट लगे हुए होते हैं, ये प्रेशर वेसल लगे हुए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कूलेंट लगा हुआ होता है। इस तरीके से आपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो अंदर का जो सिस्टम है वो थोड़ा थोड़ा देख लिया होगा, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं 3 स्टेजेस, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया की जो 3 स्टेजेस हैं वो किस तरीके से हैं। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यूरेनियम के बारे में बताना है, क्योंकि हम पर्टिकुलरली यूरेनियम का ही यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे यूरेनियम के बारे में, ठीक है, यूरेनियम के बारे में। अब यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको नेचुरल यूरेनियम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, पर्टिकुलरली नेचुरल यूरेनियम के बारे में। तो जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा, एक तो इसके आइसोटोप, 2 आइसोटोप्स आपको देखने मिलेंगे। एक यूरेनियम 235 का आइसोटोप्स आपको देखने को मिलेगा, एक यूरेनियम 238 का आइसोटोप्स आपको देखने को मिलेगा। तो नेचुरल यूरेनियम में आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखिए आइसोटोप्स का क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, बट इनके मासेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल यूरेनियम में आपको 2 आइसोटोप्स देखने को मिलेंगे, एक यूरेनियम 235 और एक यूरेनियम 238। जो ये यूरेनियम 235 है ना, ये इसमें 0.7% ही इसमें नेचुरल यूरेनियम में होता है। बाकी जितना भी बचा, ठीक है, 99.3% है, ये आपको देखने को मिलेगा यूरेनियम 38 का कंपोजिशन होता है। इस तरीके से नेचुरल यूरेनियम का कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया। अब जो यूरेनियम जो 35 है ये फिजाइल होता है, ये क्या होता है, फिजाइल होता है, ठीक है, जबकि ये यूरेनियम 238 है ये नॉन फिजाइल होते हैं। अब फिजाइल का मतलब क्या होता है, फिजाइल का मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर जो यूरेनियम 35 है इसको एज ए फ्यूल की तरह यूज करते हैं रिएक्टर में, सो डैट इससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। बट यूरेनियम 38 का ऐसा नहीं होता, ये फिजाइल नहीं होता है, ठीक है।
इसको हमें फिजाइल बनाने के लिए इसको फिर चेंज करना पड़ता है यूरेनियम 35 में, तब जाके इसे एनर्जी की तरह यूज किया जा सकता है। अब देखिए ये इतना कम अमाउंट है 0.7% वो फिजाइल है, तो फिर इसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इनरिचमेंट भी करना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है, इनरिचमेंट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो फिजाइल मटेरियल आप समझ के, फिजाइल मटेरियल का मतलब जिसे एज ए हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। और ये यूरेनियम 238 है, ये नॉन फिजाइल होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो फिजाइल मटेरियल है प्लूटोनियम 239 है, और यूरेनियम का जो आइसोटोप है 233, ये भी फिजाइल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख दिया कि फिजाइल मटेरियल कौन कौन से होते हैं। एक तो यूरेनियम 235 हो गया, एक प्लूटोनियम 239 हो गया, दूसरा यूरेनियम 235, ये भी दोनों भी क्या है, फिजाइल है। अब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की, यहाँ पे पर्टिकुलरली फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट स्टेज होता है, यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम की हम क्या करते हैं, यूरेनियम को यूज करते हैं एज ए फ्यूल। तो नेचुरल यूरेनियम को हमने यूज करा। अब नेचुरल यूरेनियम में आपको पता है जो यूरेनियम 235 आइसोटोप्स है वो 0.7% इसका फिजाइल मटेरियल होता है, जिसको हमें जो फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली जो यूरेनियम 238 है इसको हम फ्यूल की तरह यूज नहीं कर पाते, बट ये फ्यूल की तरह किस तरीके से इसको फिजाइल किस तरीके से बनाएंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब फर्स्ट स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती है, देखिए फर्स्ट स्टेज में हम यूज करते हैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। देखिए जो ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होता है ये मॉडरेट की तरह काम करता है। क्योंकि जो नेचुरल, देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो जो न्यूट्रॉन हम बॉम्बार्ड करा रहे हैं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ से हो रहे हैं। तो जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होता है वो क्या करते हैं, मॉडरेटर की तरह भी काम करते हैं। तो वो थोड़ा सा उस चीज़ को क्या करते हैं, जो रिएक्शन है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, स्लो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ गए। तो एक तो इसमें प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का क्या होता है, जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर उसका यूज़ होता है, साथ साथ में मॉडरेटर का यूज़ होता है। फर्स्ट स्टेज में मॉडरेटर आप समझ गए होंगे, चीज़ों को मॉडरेट करने के लिए। ठीक है, जो बॉम्बार्डिंग हो रही है न्यूट्रॉन की उसको स्पीड को मॉडरेट करने के लिए। इसके अलावा इसमें कूलेंट की भी यूज किया जाता है, इसके अलावा इसमें कूलेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पानी मतलब जो वाटर है जब वो स्टीम हो जाती है उसके बाद उसको कूल करने की कोशिश की जाती है। तो आपने समझ लिया जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें एक तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का यूज हो रहा है, दूसरा कूलेंट का यूज हो रहा है, तीसरा मॉडरेटर का यूज हो रहा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था मॉडरेटर का यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पे मॉडरेटर का यूज हो रहा है, फर्स्ट में कूलेंट का यूज होता है और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का यूज होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप समझ के, प्रेशराइज हैवी वाटर और ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, जब इसमें फर्स्ट स्टेज होती है हमारी, जब क्या होता है, रिएक्शन होती है। देखिए जब हम न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कराते हैं किसके साथ, नेचुरल यूरेनियम के साथ, किसके साथ, नेचुरल यूरेनियम के साथ। ठीक है, तो फिर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैं यहाँ पे ज़रा आपको समझा देता हूँ। देखिए जो फर्स्ट है ये है, सपोज एटम है यूरेनियम 235, ये फिजाइल मटेरियल है, यही फ्यूल की तरह यूज होगा। यहाँ पे हमने क्या करा, जो अपना एटम है, सॉरी जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन को इस तरीके से इसमें बॉम्बार्डिंग कराए, तो इस तरीके से ये दो भागों में टूटेगा, ये दो एटम में टूटेगा। ठीक है, ये यूरेनियम 235। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होगी। फिर मैंने क्या बोला था, इस तरीके से तीन जो न्यूट्रॉन होंगे ना, वो जो न्यूट्रॉन होंगे वो भी रिलीज होंगे। फिर क्या करेंगे, जो ये न्यूट्रॉन होगा ना, ये न्यूट्रॉन पता है कहाँ पे, ये न्यूट्रॉन किसके साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि नेचुरल यूरेनियम में तो U38 भी है ना जो नॉन फिजाइल है, ये न्यूट्रॉन अब इस पे अटैक करेंगे, ये न्यूट्रॉन अब इस पे अटैक करेंगे। अब जैसे ये इसके साथ अटैक करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये निर्माण कर लेंगे प्लूटोनियम 239 का। ये किसको इनरिच करेंगे या किसको डेवलप करेंगे, ये करेंगे प्लूटोनियम 239 का। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्लूटोनियम 39 हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दूसरा क्या, अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लूटोनियम 239 एज ए, जब बॉम्बार्डिंग हो रही है फिर उसके बाद जब न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 से भी टकरा रहे हैं तो हमें प्लूटोनियम 239 मिलेगा, जो कि क्या है, फिजाइल मटेरियल है, जो कि क्या है, फिजाइल मटेरियल है। अब यही प्लूटोनियम 239 का हम यूज किस में करते हैं, सेकंड स्टेज में करते हैं। यही प्लूटोनियम 239 का यूज हम कहाँ करते हैं, सेकंड स्टेज में करते हैं। तो अब आप समझ गए कि पहली स्टेज किस तरीके से होती है, इस तरीके से बॉम्बार्डिंग हुई U35 के साथ, उसके बाद एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशराइज हैवी वाटर है। अब यहाँ पे क्या हुआ,
हमें क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी रिलीज को हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद जो डिप्लेटेड प्लेटिनम यूरेनियम होता है, और उसके बाद जो हमें यहाँ से प्लूटनम मिला, प्लूटनम कौन सा 239 वाला, और ये यूरेनियम कौन सा मिला 238 वाला, ठीक है। ये फिर कहाँ जाएंगे, सेकंड स्टेज में जाएंगे। और सेकंड स्टेज ये देखिए यहाँ पे ये सेकंड स्टेज। अब ये जो सेकंड स्टेज है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसको क्या बोलते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब इसको ब्रीडर क्यों बोलते हैं, ब्रीडर मतलब नई चीज़ को पैदा करने वाला, ब्रीड करने वाला, ठीक है। तो इसको क्यों बोलते हैं अभी मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब जब यहाँ सेकंड स्टेज होगी, तो सेकंड स्टेज में क्या क्या चीज़ें हो रही है, एक तो हमें प्लूटोनियम 239 देखने को मिल रहा है और यूरेनियम 238 देखने को मिल रहा है। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे जो प्लूटोनियम 39 होगा, ये प्लूटोनियम 239 होगा, यहाँ पे देखिए प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238। जिस तरीके से फिर से क्या होगा, प्लूटोनियम 239 देखिए फिर से दोबारा से क्या होगा, बॉम्बार्डिंग होगी, फिर से इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होगी। उसके बाद जो अलग से जो और भी ज़्यादा वो निकलेंगे, क्या इसको क्या बोलते हैं, ये जो अभी मैं बता रहा था न्यूट्रॉन, ठीक है। ये जो न्यूट्रॉन होंगे, ये न्यूट्रॉन अगेन किसके साथ टकराएंगे, प्लूटोनियम 238 के साथ अगेन टकराएंगे। और फिर दोबारा से प्लूटोनियम 239 का क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जन्म होगा, ठीक है। फिर उसके बाद और भी जितने भी और भी न्यूट्रॉन होंगे वो दोबारा से यूरेनियम 238 के साथ। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमें प्लूटोनियम 239 देखने को मिलेगा, विच इज़ फिजाइल मटेरियल, जिससे कि एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी एनर्जी, जितना हमने क्या करा फ्यूल दिया, उससे ज़्यादा फ्यूल यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रीडर रिएक्टर। मतलब जितना ब्रीडर क्यों बोल रहे हैं, जितना हमने इसको फ्यूल दिया उससे ज़्यादा फ्यूल इसमें बनने जा रहा है। अब क्या होता है दोस्तों, जो इसके बाद से इसके पेरीफ्री से, मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके पेरीफ्री से हम थोरियम भी डालते हैं। थोरियम कौन सा 232, ठीक है, 232 का आइसोटोप्स डालते हैं, ठीक है। ये जो 232 है ये फिजाइल नहीं है, ये 232 क्या है, फिजाइल नहीं है, ठीक है। बट जब ये इसके अंदर जाता है, ये प्लूटोनियम के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ अंदर जाके जब इसकी रिएक्शन होती है थोरियम 232 की न्यूट्रॉन के साथ, और इस पर्टिकुलरली जो 238 के साथ, इनके साथ जब क्या होती है, रिएक्शन होती है, तो फिर ये थोरियम 232 है, ये किस में कन्वर्ट होता है, थोरियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब थोरियम 233 में हो जाता है कन्वर्ट, तो ये फिर से क्या है, फिजाइल मटेरियल, ये क्या है, फिर से फिजाइल मटेरियल है। अब ये जो फिजाइल मटेरियल है थोरियम 233 का, ये अगेन ये किस में यूज होता है, थर्ड स्टेज में यूज होता है, ठीक है। तो ये देखिए जो प्लूटोनियम है, जो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जो प्लूटोनियम है यहाँ पे जो बन रहा है, अगेन ये अंदर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा प्लूटोनियम यहाँ पे बन रहा है, तो इसलिए इसको रिएक्टर फास्ट, मतलब फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर, हमने इसको पर्टिकुलरली इस स्टेज को कहते हैं। और जो एनर्जी निकल रही है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। बाकी जो अदर फ्यूल हमको मिल रहा है यूरेनियम 233 का, उसे हम थर्ड स्टेज में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेज में हमने यूज़ किया किसको, यूरेनियम 233 को। इतनी बात आप समझ गए। और फिर थर्ड स्टेज में भी क्या करते हैं, पेरीफ्री से हम थोरियम 232 को क्या करते हैं, लेके आते हैं पेरीफ्री से। अगेन जब इसकी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जाता है, तो ये थोरियम 232 अगेन 233 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से यहाँ पे एनर्जी का रिलीज होता है। और फिर इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, हमें जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझा होगा किस तरीके से फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज जा रही है, सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज जा रही है, किस तरीके से फ्यूल का जनरेशन हो रहा है, और किस तरीके से जो एनर्जी रिलीज हो रही है डेट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। तो आई होप आप आपने तीनों स्टेज को भी समझ लिया होगा। यहाँ पे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर क्या है, इसके अलावा यहाँ पे आपने देखा होगा कि सेकंड स्टेज क्या होती है। हाँ, और दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा, जो सेकंड स्टेज होती है इसमें मॉडरेटर का यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों मॉडरेटर का यूज़ इसलिए नहीं करा जाता है कि जो न्यूट्रॉन है उनकी स्पीड को तेज़ रखने देते हैं हम, तेज़ इसलिए रखने देते हैं ताकि हम क्या करें, जो यूरेनियम 238 है वो क्या कन्वर्ट होता रहे, प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट होता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ों को देखते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आपने 3 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा देख लिया होगा किस तरीके से है। यहाँ पे मैंने बता दिया न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे बता दिया न्यूक्लियर फैसिलिटी किस तरीके से होती है, फिजन क्या होता है और फ्यूजन क्या होता है, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब क्या है ना कि यहाँ पे ये पर्टिकुलरली जो ये काकरपारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके बारे में बता रखा है कि इसकी जो ये इनहेंस सेफ्टी फीचर है वो क्या क्या है। इसमें थिन वाल प्रेशर ट्यूब है, ठीक है,
जो कि एक्सीडेंटल जो रैप्चर होंगे, ठीक है, जिससे जो एक्सीडेंटल रैप्चर होंगे बाउंड्री पे वो उसको लो करेगा, मतलब कम करेगा। इसके अलावा इसमें क्या है, प्रेशर डिके हीट रिमूवल सिस्टम है, जो प्रेशर डिके हीट रिमूवल सिस्टम, तो जो हीट रिमूवल सिस्टम है इसके अंदर पर्टिकुलरली इस न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी के अंदर। इसके अलावा स्टील लाइन कंटेनमेंट है। स्टील लाइन कंटेनमेंट मतलब जब भी अगर सपोज अगर कूलेंट का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लॉस हो जाता है कूलेंट का, अगर वो काम करना बंद करे तो एक स्टील लाइन कंटेनमेंट है जो कि इस चीज़ को कंटेन करके रखेगा, जो प्रेशर जो होगा उसको कंटेन करेगा, रिड्यूस द कंटेनमेंट प्रेशर, जो कंटेनमेंट का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करके रखेगा स्टील लाइन कंटेनमेंट। तो ये कुछ ऐसे इनहेंस सेफ्टी फीचर है जो अगर आप याद भी रखो तो ठीक है, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट जितना मैंने आपको बताया वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलरली हमारे पास यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी हेड करेंगे जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब है रामनाथ कोविंद जी। ये इस पर्टिकुलर जो कमेटी है वन नेशन वन इलेक्शन की उसको हेड करेंगे। अब ये कब हुआ, जब गवर्नमेंट ने क्या करा कि एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट को बुलाने के लिए बोला कि हम एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट करना चाहते हैं। उसके एक दिन बाद ही एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को ये टास्क दिया गया कि आप देखिए कि क्या फिजिबिलिटी है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वन नेशन और वन इलेक्शन वाली जो चीज़ है ये किस तरीके से, क्या मुद्दा है, इसके क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें देखेंगे और किस तरीके से ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोग्राम है ये क्यों इतना चर्चाओं में चल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बता दी कि हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब थे श्री रामनाथ कोविंद जी, इनके अंदर ये कमेटी बनाई गई है। पहले तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा अगर पीछे ले जाऊँ हिस्ट्री में, तो ये जो साइमल्टेनियस सिलेक्शन वाली जो प्रोसेस थी, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार हो रही है, इंडिया के अंदर ये पहले भी होता था। 1967 तक जो साइमल्टेनियस इलेक्शन ही हमारे इंडिया के अंदर चलता था, बट 1967 के बाद कुछ ऐसी कंडीशन हुई, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट थी जो रद्द हो गई थी बीच में ही, बहुत सारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव थी उनका डेजोल्यूशन हो गया था। तो उस वजह से क्या हुआ था कि डिस्पैरिटी आ गई थी, सॉरी डिस्पैरिटी वर्ड तो गलत होगा, बट उस वजह से क्या हो गया था कि इलेक्शन करवाने पड़े बीच में ही। तो उससे क्या हो गया, साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस था वो बिगड़ गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसके बाद से साइमल्टेनियस इलेक्शन होने बंद हो गए, ठीक है, परमानेंटली बंद हो गए। और फिर अलग अलग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन थे वो अलग तरीके से हो रहे थे और जो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा के जो इलेक्शन थे वो अलग तरीके से मतलब अलग टाइम पे होते थे। बट 1967 तक जो साइमल्टेनियस इलेक्शन थे वो एक साथ होते थे। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वन नेशन और वन इलेक्शन है उसके बेनिफिट क्या है हमारे पास। देखिए, एक तो सबसे पहले कि जो ये हमारे इलेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है वो बच जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बेटर गवर्नेंस देखने को मिलेगी। बोला जाता है कि हम सिर्फ इलेक्शन पे ध्यान नहीं देंगे, हम गवर्नेंस पे ध्यान देंगे। अब क्योंकि बार बार इलेक्शन होते रहते हैं तो जो हमारे नेता है वो इलेक्शन मोड में सालों साल लगे रहते हैं। अभी इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन होगा तो वो लोकसभा के इलेक्शन मोड में आ जाएंगे, तो गवर्नेंस पे ध्यान नहीं देंगे। फिर स्टेट के इलेक्शन आएंगे तो वो फिर वहाँ ध्यान देने लगे। तो उनका जो पूरा फोकस होता है वो इलेक्शन पे ही होता है, इलेक्शन जीतने पे ही होता है। तो जो वहाँ पे गवर्नेंस पे वो ध्यान नहीं दे पाते, तो कहा जाता है कि बेटर क्या होगी, वहाँ पे गवर्नेंस देखने को मिलेगा। वोटर की जो कन्वीनियंस होगी, मतलब वोटर अब बार बार नहीं जाएगा कि वो लोकसभा का भी वोटिंग देने जाए, फिर उसके बाद अगर कुछ टाइम बाद इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते हैं तो वहाँ भी चले जाए। तो आपने देखा होगा इस वजह से परसेंटेज भी क्या होते हैं, कम रहते हैं। अगर एक टाइम पे ही होगा तो उससे क्या होगा कि लोग बोलेंगे चलो यार एक बार ही वोट देना है, चलो दे ही ले आते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों का भी टाइम बच जाए, तो वोटर कन्वीनियंस इस तरीके से बढ़ेगी। और दूसरी बात क्या होती है ना कि जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगानी पड़ती है उस मतलब बूथ को देखने के लिए। बाकी बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं जो अपनी मेन ड्यूटी है वहाँ से भी हट जाते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके रिड्यूस सिक्योरिटी कंसर्न, जो हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न है वहाँ पे भी कम देखने को मिलेगा, मतलब ठीक है, बार बार सिक्योरिटी नहीं लगानी पड़ेगी, ये चीज़ है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। अब कहा जाता है कि सारी जो पार्टीज़ हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। इसके अलावा फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी आएगी इलेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बोला जाता है रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। ये एक मतलब पर्टिकुलरली टॉपिक है जो रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। अब क्या होता है ना
कि इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे टीचर होते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है अलग अलग। आपने देखा होगा कि कहते हैं कि आपके टीचर कहाँ गए, तो वो कहते हैं छोटे बच्चे कि भाई हमारे जो टीचर हैं वो इलेक्शन ड्यूटी है उनकी, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत टाइम टाइम तक जो टीचर होते हैं वो इलेक्शन में ही उनकी ड्यूटी लगी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, तो एजुकेशन पे भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे क्या होगा, अगर एक साथ होंगे तो टीचरों को बार बार ड्यूटी नहीं लगेगी, तो इससे हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी अच्छे से चलता रहेगा। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट हैं। नाउ यहाँ पे चैलेंजेस की बात देखते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, अगर आज को ऐसा करना है तो अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सारी पार्टीज़ की कंसेशन बनती है कि नहीं बनती है, ये देखने वाली चीज़ है। एक लेंदी प्रोसेस होगी ये सारी चीज़। इसके अलावा एंटी फेडरल बोलते हैं इसको। अगर देखिए, अब पहले तो क्या होता था, पहले की बात अलग है, बट इंडिया के अंदर आज की डेट में देखोगे आप, बहुत सारी रीजनल पार्टी उभर के आई हैं, ठीक है। बहुत सारी रीजनल पार्टी उभर के आई है, जैसे आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी बनी थी। इसके अलावा बहुत सारी नई नई पार्टियां बन रही हैं। और इसके अलावा इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा कल्चर है, रिलीजन है, रीजन है। इस वजह से क्या हुआ कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ जो नेशनल इशू होंगे वो हैवी रहेंगे। फिर लोग नेशनल इशू के लेवल पे ही जो लोकल इशू हैं वो भूल जाएंगे, और सिर्फ अगर नेशनल इशू को देख के वो वोट देने लगे तो जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक चैलेंज है, अब एक साथ इतना ज़्यादा आप क्या करोगे, एक साथ पूरे देश में इलेक्शन कराओगे तो वहाँ पे लॉजिस्टिक का भी इशू होगा कि किस तरीके से हमें जो हमारे पास जो वोटिंग मशीन होती है उनको ले जाना, फिर उनको रखना, जो वीवीपैट होती है वो वीवीपैट मशीन का जो ऑडिट करना। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर जो सिक्योरिटी स्टाफ है इतने बड़े लेवल पे, उसको उनको बिल्कुल से मैनेज करना, तो ये सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं हैं। इसके अलावा पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेशन बाय नेशनल पार्टी। सिंपल सी बात है कि अगर नेशनल इशू, अगर जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा और जब नेशनल जो हमारा जो इशू है वो फोर फ्रंट पे होगा, तो फिर जो रीजनल पार्टीज़ के जो इशू होंगे वो तो दब ही जाएंगे। फिर उसमें क्या होगा, जो नेशनल पार्टी है उसका क्या होगा, हमेशा वर्चस्व सा रहेगा, और हो सकता है कि बार बार वही चुन के आ जाए, तो अगेन एंटी फेडरल का इशू आ जाएगा। इम्पैक्ट एंड डेमोक्रेसी, सिंपल सी बात है, हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करते हैं, डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो डेमोक्रेसी पे ही इम्पैक्ट आ जाएगा। अगर सपोज सेंटर में भी एक पर्टिकुलर पार्टी की क्या है सरकार है, और स्टेट में भी एक पर्टिकुलर पार्टी सेम पार्टी है, तो स्टेट में भी है और सेंटर में भी, हर जगह, तो उसमें क्या होगा, अपोजिशन तो रहेगा नहीं। अपोजिशन रहेगा नहीं तो जो लोगों के जो कंसर्न्स है वो कौन रेज करेगा पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव में, तो जो डेमोक्रेसी है वो तो पूरे खतरे में ही आ जाएगी। तो ये कुछ तरीके से हमारे कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं, कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं। तो अगर आपके पास मेंस में लिखने के लिए आता है तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करते हैं हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात। अभी क्या हुआ है ना कि जो 5th रीजनल मीटिंग हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, कहाँ पे, किगाली में। और ये किगाली कहाँ है, रवांडा में है। पहले तो मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ। देखिए, जितने भी दिन हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, अफ्रीका के जो कंट्रीज है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यानी कि जो अफ्रीकन जो रीजन है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका का जो पर्टिकुलर जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसकी जो लोकेशन है, ये जितनी भी वहाँ कंट्री है उन सभी का नाम आप याद रखिएगा। ईस्ट और वेस्ट में किस तरीके से वो फैली हुई हैं, लॉन्गिट्यूड में किस तरीके से फैली हुई हैं, वहाँ की जो लेक्स हैं कौन से ये लैटिट्यूड से गुजर रही है, इक्वेटर से गुजर रही है, या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से गुजर रही है, ये सारी चीज़ें आप याद। अब क्यों न्यूज़ में था, पहले एक बार ये बता देता हूँ। एक तो साहेल रीजन को की वजह से न्यूज़ में है, लीबिया की हमने बात करी थी, इसके अलावा जिम्बाब्वे की हमने बात करी, गैबन की अभी हमने बात करी थी, इसके अलावा आज किगाली न्यूज़ में आ गया है। इसके अलावा आप सभी को पता है ब्रिक्स का जो समिट हुआ है साउथ अफ्रीका में हुआ था, याद है आपको, ठीक है, जोहान्सबर्ग में हुआ था, 15th ब्रिक्स समिट हुआ था। तो इस तरीके से आप देखोगे कि किस तरीके से ये जो अफ्रीकन रीजन है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे मैं लोकेशन बता रहा हूँ आपको रवांडा की, और रवांडा की जो ये कैपिटल है पर्टिकुलरली वो है किगाली। अब एक दूसरा देखिए, एक और पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी हेडक्वार्टर किगाली में है। किसका है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इधर से आप देखने को मिलेगा आपको वेस्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऊपर नॉर्थ में देखोगे तो यहाँ पे आपको उगांडा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली इस साइड ईस्ट की साइड देखोगे तो आपको तंजानिया देखने को मिलेगा। यहीं पे आप देखोगे जो
ये नीचे जस्ट नीचे ही देखोगे आप तो यहाँ पे बुरुंडी आपको देखने, ये बुरुंडी एक कंट्री है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा जो ये रवांडा कंट्री है ये इक्वेटर से नहीं गुजरती। इक्वेटर से मैंने क्या बताया था आपको, गैबन कंट्री गुजरती है। और वहीं अगर इक्वेटर से बात करोगे तो यहाँ पे लेक विक्टोरिया आपको इक्वेटर से गुजरते हुए दिखेगी। ये पर्टिकुलर बड़ा सा मैप है, अब आपको ध्यान में आ जाएगा। ये गैबन कंट्री है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये इक्वेटर से गुजरती है। और इस तरीके से आप देखोगे जो लेक विक्टोरिया है ये भी कहाँ से गुजर रही है, इक्वेटर से गुजर रही है। यहाँ पे ये ग्रेट रिफ्ट वैली है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लेक टंगानिया का है, ठीक है। ये यहाँ पे ब्लू नाइल हो गया, यहाँ से वाइट नाइल निकल रही है और ये आपस में यहाँ सूडान में मिलती है। उसके बाद ये नाइल रिवर इस तरीके से मेडिटेरियन रीजन में चले जाते हैं। ये मैंने ये कंट्रीज़ बताई थी आपको साहिल रीजन की। ये मुर्तानिया हो गया, यहाँ पे ये माली हो गया, बुर्किनो फासो हो गया, यहाँ पे नाइजर हो गया, यहाँ पे आपको चैड देखने को मिलेगा और यहाँ पे सूडान देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये साहिल रीजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी लोकेशन आपको थोड़ा थोड़ा बता दी। यहाँ पे आपको देखिए गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलेगा, ये रेड सी है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब मुद्दा यहाँ पे है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुद्दा है यहाँ पे। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5th रीजनल मीटिंग हमें किगाली को में देखने को मिली, ठीक है। 9 सोलर पावर जो प्रोजेक्ट है उनका डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया, ठीक है, अक्रॉस 3 कंट्रीज़, ठीक है। वर्चुअली इनका इनॉग्रेशन किया गया। तो 4 उगांडा में 4 जो प्रोजेक्ट्स थे, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स थे, उनका डिमॉन्स्ट्रेशन तो 4 का तो उगांडा में किया गया, 2 का कोमोरोस में किया गया और 3 का माली में किया गया। तो इस तरीके से आप टोटल 9 सोलर पावर जो प्रोजेक्ट है उनका डिमॉन्स्ट्रेशन वर्चुअली अलग अलग कंट्रीज़ में किया गया। 3 अलग अलग कंट्री में किया गया, एक तो उगांडा में, दूसरा कोमोरोस में और तीसरा माली में, ठीक है। अब इस जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था रोड मैप फॉर सोलर एनर्जी फॉर यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस, ठीक है। तो क्या था, रोड मैप ऑफ सोलर एनर्जी, रोड मैप ऑफ सोलर एनर्जी फॉर यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस, ठीक है। तो यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस का मतलब सारे लोगों को क्या मिले, एनर्जी का एक्सेस हो जाए और सोलर एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी, ये मैंने मैप बताया आपको। यहाँ पे जो कुछ हाइलाइट्स देखते हैं कि क्या क्या हाइलाइट्स रहे हैं जो ये किगाली है, ठीक है। अभी मैं आपको आईएससी के बारे में बताऊंगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था इसको इंडिया ने ही इनिशिएट किया था, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट थी इसने कुछ स्ट्रैटेजिक अप्रोच को बताया है, ठीक है, जो कि जो ग्लोबल एनर्जी जो ग्लोबल एनर्जी एसेस का जो चैलेंज है, मतलब ग्लोबल एनर्जी एसेस का मतलब जो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए ग्लोबली, हमें जो एनर्जी मिलनी चाहिए उसमें जो चैलेंज है, यूजिंग सोलर पावर सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली इस चीज़ को टैकल करेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल एनर्जी एसेस जो चैलेंज है यूजिंग सोलर पावर सॉल्यूशन, हम इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के ये कहने का यहाँ पे तात्पर्य है, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट कंक्लूजन दैट इट होल्ड सिग्निफिकेंट रिलीवेंस ऑफ अफ्रीका। अब देखिए अफ्रीका का जो रिलीवेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अफ्रीकन कंट्री है वो इक्वेटोरियल, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री इक्वेटोरियल रीजन में है। तो यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोलर है, ठीक है, सोलर रेडिएशन है और वहाँ पे सोलर एनर्जी का खूब सारा क्या किया जा सकता है, खूब सारा डेवलपमेंट किया जा सकता है सोलर एनर्जी का, ठीक है। तो इस तरीके से जो अफ्रीकन कंट्री है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इस तरीके से हम हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी के सेंटर्ड है, यानी कि सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं। पर्टिकुलरली हम फोकस करना चाहते हैं सोलर मिनी ग्रिड पे, ठीक है, छोटे छोटे ग्रिड्स बना के, सोलर मिनी ग्रिड बना के हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसके अलावा हम फोकस करना चाहते हैं डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन पे। देखिए डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है कि सोलर, मतलब उन जगह पे सोलर एनर्जी का क्या करना है, हमें प्रोड्यूस करना है जहाँ पे सोलर एनर्जी का क्या है, कंजप्शन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। अगर वहीं हम उन जगह पे सोलर एनर्जी का यूज ज़्यादा करेंगे या प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे जहाँ पे उनकी कंजप्शन ज़्यादा है, तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी चीज़ों का, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें इफेक्टिव वे में उनका सोल्यूशन ढूंढना है, ताकि डाइवर्स एनर्जी जो नीड है लोगों की वो हम क्या कर पाएँ, पूरा कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें कही गई है। पर्टिकुलरली फोकस यहाँ पे सोलर एनर्जी पे किया गया, किस तरीके से जो सोलर एनर्जी है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है टू ग्लोबली एनर्जी एसेस में
और साथ साथ में क्या है, इन्वायरमेंट चैलेंजेस भी है हमारे सामने, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे तो इट इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट कंट्रोल भी होगा, ठीक है। साथ साथ में हमें क्लीन फ्यूल भी देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं अगले आर्टिकल की। और अगला आर्टिकल कहते हैं कि जो वर्ल्ड की जो फर्स्ट भारत स्टेज 6, ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का यहाँ पे अनवील किया गया है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलरली बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे, बेसिक्स की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होते हैं, भारत स्टेज 6 क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे, और स्टेज 2 क्या है, स्टेज 1 क्या है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करने की बात करते हैं। अभी क्या हुआ, एक प्रोटोटाइप हमने लाए हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट जो भारत स्टेज 6, अभी यहाँ पे बात करेंगे BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लाए हैं यहाँ पे। और ये डेवलप किया गया है टोयोटा कंपनी, आप सभी को पता है, किर्लोस्कर मोटर ने यहाँ पे इस चीज़ को अनवील करा है। फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, पहले तो यहाँ पे फ्लेक्स की जो फुल फॉर्म होती है यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबल है। दिस व्हीकल इज कैपेबल ऑफ रनिंग अप टू 85% ऑफ इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल एंड फीचर एंड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन। अब इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, पहले इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए क्रक्स क्या था इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। सिंपल क्रक्स ये था कि जो टोयोटा कंपनी है उसने अभी क्या करा है, BS6 सेकंड स्टेज की एक इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल निकाला है। सिंपल ये क्रक्स था इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर व्हीकल है इसमें 85% तक की जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो की जा सकती है। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आने वाली जो व्हीकल्स होंगे उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द जो व्हीकल्स है वो इंक्रीज होगा, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ना यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो इन्हीं बेसिक्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये जो व्हीकल के बारे में, ये व्हीकल कैपेबल है रनिंग ऑन अप टू 85% ऑफ इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल, यानी कि इस पर्टिकुलर व्हीकल में क्या किया जा सकता है, 85% तक का जो इथेनॉल है अगर हम पेट्रोल के साथ ब्लेंड करें तो इसमें यूज किया जा सकता है। इवन आने वाले टाइम में 100% ऑफ इथेनॉल पे ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो व्हीकल्स हैं उनको चला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो फॉसिल फ्यूल है उनका बहुत कम क्या होगा, रिडक्शन होने लग जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है वो भी क्या होने लग जाएगा, रिड्यूस होने लगे। इसके अलावा इट हैज़ ए फ्यूचर एंड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन। तो ये इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन क्या होता है, ड्राइव ट्रेन क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइव ट्रेन के बारे में देखते हैं। ड्राइव ट्रेन और पावर ट्रेन दोनों लगभग एक ही चीज़ें हैं, थोड़ा सा इंजन में ही फ़र्क है। अब देखिए ड्राइव ट्रेन क्या होता है। ड्राइव ट्रेन एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, ड्राइव ट्रेन एक पूरा सिस्टम होता है व्हीकल का। ड्राइव ट्रेन क्या होता है, एक पूरा सिस्टम होता है व्हीकल का। अब क्या होता है, इंजन से जो पावर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जो जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, पावर प्रोड्यूस होता है, उससे क्या होता है, इस ट्रांस एक्सल से होते हुए ट्रांसफर केस से होते हुए यहाँ पे इस तरीके से ये शाफ्ट लगा हुआ होता है, यहाँ पीछे डिफरेंशियल लगा हुआ होता है। तो जो ये एनर्जी है इस तरीके से ये ट्रांसफ़र होती रहती है हमारे व्हील को। इस तरीके से जो यहाँ से इंजन से जो टॉर्क या एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, ये जो पावर होती है, सॉरी एनर्जी नहीं, ये जो पावर होती है, ये पावर शाफ्ट के जरिए, डिफरेंशियल के जरिए, यहाँ पे ट्रांसमिशन लगा हुआ होता है, ट्रांसमिशन के जरिए सारे व्हील्स को मिल जाती है। तो इसको ही बोलते हैं व्हील ड्राइव, सॉरी इसको ही बोलते हैं ड्राइव ट्रेन। इसको ही क्या बोलते हैं, ड्राइव ट्रेन। अब अलग अलग तरीके के ड्राइव ट्रेन इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ड्राइव ट्रेन के जो पार्ट है वो ये है, इंजन हो गया, ट्रांस एक्सल हो गया, ट्रांसफर केस हो गया, फ्रंट ड्राइव एक्सल हो गया, एक ड्राइव शाफ्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसके बीच में एक ज्वाइंट भी लगा रहता है, यूनिवर्सल ज्वाइंट बोलते हैं उसको। इसके अलावा रियर ये डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल भी इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ट्रांसमिशन लगा हुआ होता है। तो ये जो पूरे जो कंपोनेंट एक साथ अगर मैं बोलूँ इनका सिस्टम, तो इसको बोलते हैं ड्राइव ट्रेन। और ये जो इंजन से पावर प्रोड्यूस हो रही है ये व्हील को जाती है और इस तरीके से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है। अब आपने सुना होगा जो ये ड्राइव ट्रेन है वो अलग अलग होते हैं। आपने सुना होगा ऑल व्हील ड्राइव के बारे में सुना होगा।
ऑल व्हील ड्राइव के बारे में सुना होगा, फोर व्हील ड्राइव के बारे में आपने सुना होगा, रियर व्हील ड्राइव के बारे में आपने सुना होगा, फ्रंट व्हील ड्राइव के बारे में सुना होगा। तो ये ड्राइव ट्रेन का ही सिस्टम है कि किस तरीके से कहाँ कौन कौन से व्हील पे पावर जा रही है, उस तरीके से उनको कैटेगराइज किया जाता है कि फ्रंट व्हील ड्राइव में आगे के पहियों को क्या मिलती है, आगे के पहियों को पावर मिलती है। रियर व्हील ड्राइव में पीछे के पहियों को, ऑल व्हील ड्राइव में सारे पहियों को क्या मिलते हैं, ये पर्टिकुलरली पावर मिलती है। तो इस तरीके से ड्राइव ट्रेन कहते हैं। पावर ट्रेन भी क्या होता है, पावर ट्रेन में तो थोड़ा सा क्या होगा, इंजन में ही कुछ थोड़ा सा चेंजेस किए गए होंगे और इस तरीके से पावर ट्रेन हमने उस चीज़ को कह दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली फ्लेक्स फ्यूल की बात करते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है। देखिए, फ्लेक्स फ्यूल मतलब फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल। फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल ही कहें या हम ड्यूल फ्यूल व्हीकल कहें। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा इंटरनल कंबक्शन इंजन होता है, मतलब इंजन होता है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है कि ये एक या एक से ज़्यादा फ्यूल को एक साथ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताएं, गैसोलीन का ब्लेंड कर दिया हमने इथेनॉल में, तो गैसोलीन और इथेनॉल को एक साथ मिक्स कर दिया, तो कंबाइनली ये पर्टिकुलर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या कर रहा है, इंजन तक जा रहा है ये फ्यूल। ठीक है, और उसके बाद ये पावर को प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या होता है, जो भी फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, जो दोनों फ्यूल का जो मिक्सर हो रहा है, वो इंजन यूज़ कर रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, पावर को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो हमारा फ्यूल होता है, जो फ्यूल स्टोर होता है, वो सेम कॉमन टैंक में ही, मतलब कॉमन टैंक में ही डाले जाते हैं। तो फ्लेक्स फ्यूल आप समझ गए। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब क्या हुआ कि जो मिक्सर ऑफ फ्यूल है वो कहाँ जा रहे हैं, इंजन पे जा रहे हैं, और फिर इंजन क्या कर रहे हैं, पावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रीफाइड क्या हुआ, इलेक्ट्रीफाइड फ्यूल व्हीकल क्या हुआ, इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या हुआ कि वहाँ पे एक तो फ्लेक्स फ्यूल भी होगा और साथ साथ में वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन वाला वो मोटर भी लगी होगी, और यानी कि वो इलेक्ट्रिक से भी चलेगा। अब फ्लेक्स फ्यूल में क्या होता है, देखिए, जो फ्लेक्सिबल फ्यूल है, मतलब दो फ्यूल को एक साथ यूज़ करने की जिस पर्टिकुलर व्हीकल की कैपेसिटी है, जिस इंजन की कैपेसिटी, उसे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कह रहे हैं। जैसे कि गैसोलीन के साथ हम इथेनॉल का यूज़ कर रहे हैं। पर्टिकुलरली इन जो व्हीकल्स हैं ना, इन व्हीकल्स में क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो बात कर रही है कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है किसके साथ, पेट्रोल के साथ 20% तक। ठीक है, बट जो ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है, इनकी जो इंजन को इस तरीके से बनाया गया है कि ये क्या कर सकते हैं, 80% तक, इवन 100% तक सिर्फ इथेनॉल पे ही चल सकते हैं। सिर्फ इथेनॉल पे ही, इथेनॉल से ही ये इथेनॉल जो इथेनॉल फ्यूल है उसको यूज़ करके पावर क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अब क्या होगा कि इथेनॉल से ही गाड़ियाँ चलने लगेंगी कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो अब आपने देखा कि यार ये कितनी सही चीज़ है। अब फॉसिल फ्यूल का हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड रहते हैं ना, उसकी एक तो कमी, मतलब फॉसिल फ्यूल को हम यूज़ नहीं करेंगे, साथ साथ में इथेनॉल का यूज़ हम ज़्यादा करने लग जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन भी कंट्रोल में आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्लीन इन्वायरमेंट रहेगा। तो हमने जैसे पढ़ा था अभी 1-2 दिन पहले, हमने जैसे कि पढ़ा था कि पॉल्यूशन से किस तरीके से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो चीज़ भी कम हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिलेंगी इन सारी चीज़ों से, अगर इस तरीके का डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं। वही यहाँ पे व्हाट आर इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल, वही बताया गया है कि किस तरीके से इसमें जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन होता है और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन होते हैं वो इंटीग्रेट होते हैं किसमें, इस अगर हम इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रीफाइड मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल में क्या होता है कि जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन होता है और जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन होते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, इंटीग्रेट। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन मतलब समझ रहे हो आप, जैसे मोटर है तो मोटर से जैसे व्हील्स को क्या कर रही, पावर दी जा रही है, तो एक तो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन उसको बोल दिया। फ्लेक्स फ्यूल इंजन का मतलब क्या है कि जो जो दो कंबाइन हमारे पास फ्यूल है उनसे क्या किया जा रहा है, व्हील को क्या करे, पावर दी जा रही है। तो ये दोनों ही क्या है, इंटीग्रेट है। तो हम कभी फ्लेक्स फ्यूल इंजन का यूज़ करेंगे और कभी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से है। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तो स्ट्रॉन्ग जो हाइब्रिड जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है फुली हाइब्रिड व्हीकल। ठीक है, इसका मतलब होता है। अब हाइब्रिड व्हीकल में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड व्हीकल में क्या होता है कि हम क्या कर एक टाइम पे एक ही चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी को इलेक्ट्रिक में चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोड में चला सकते हैं, या हम गाड़ी को पेट्रोल मोड में चला सकते हैं। तो हाइब्रिड व्हीकल का मतलब ये चीज़ होता है। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे।
सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस तो लगभग मैंने आपको बता ही दिया है, बट सिग्निफिकेंस यही होगा कि हमारी जो देखिए, हाँ, इससे क्या होगा कि जो कन्वेंशनल फ्यूल है, उन पे जो हमारा जो विश्वास है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन हम करेंगे। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन वही कि पॉल्यूशन वगैरह कम होगा तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन अपने आप हो गया। आत्मनिर्भर भारत को तो बूस्ट मिलेगा ही, क्योंकि हम पता है हम सब लोग क्या करें, इथेनॉल। देखिए, हमने अभी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी भी निकाली थी 2018 में, उसमें भी यही कहा गया था कि इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है ना, 20% तक हमें क्या करना है, पेट्रोल में करनी है। और कब तक करनी थी? 2030 तक करनी थी, पर अभी इंडिया ने क्या कर 2030 से इसको कम करके 2025 तक बोला है कि भाई हमें क्या करना है, 20% ऑफ इथेनॉल का पेट्रोल में ब्लेंडिंग करनी है। और इंडिया अभी 11% तक अचीव कर पाया है इथेनॉल की ब्लेंडिंग को, किसमें? पेट्रोल में। ये चीज़ भी आप याद रखिए एज ऑफ नाउ 2023 में, ठीक है। अब क्या होगा, फ्लेक्स फ्यूल जैसे व्हीकल अगर हमको देखने को मिलेंगे, तो इथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% क्या, हम तो 100% ही कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सिंपली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है। डिकार्बोनाइजेशन होगा, मैंने बता दिया वो सारी चीज़ें। ग्रीनरी होगी हमारी, ग्रीनर मोबिलिटी होगी। ग्रीनर मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब ग्रीनर मोबिलिटी का वही मतलब कि ऐसे व्हीकल्स होंगे रोड पे जहाँ जिनसे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। तो सिंपली ग्रीनर मोबिलिटी हमने उसको कह दिया। क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में भी हमें मदद मिलेगी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप एक डायरेक्टली ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की जो करंट इशू एनालिसिस थे यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप आपने जितनी भी सारी चीज़ें सीखी होंगी उससे आपको कुछ ना कुछ अच्छा इनपुट मिला होगा। आपने पहली बार अगर चीज़ों को ऐसे समझा है कि इस तरीके से आपको अगर करंट इशू एनालिसिस में आपको किसी ने पहली बार बताया होगा कि हाँ, सारी चीज़ें एक साथ करा रहे हैं, साथ में जो बेसिक है वो भी करा रहे हैं, जो करंट इशू है उसको भी बता रहे हैं, तो सारी चीज़ें मिक्स होके बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव वे में आपके पास चीज़ें जा रही हैं। तो अगर हमारा जो एफ़र्ट है आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, अच्छे से यहाँ पे एफ़र्ट दिया गया है आपके लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ-साथ में जो आपके दोस्त होते हैं ना, उनके साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।